एंट्री लेवल पे आप ज्वाइन कर रहे हो, आपके पास ये ऑप्शंस हैं, या तो आप इंडस्ट्री रिसर्च कर रहे हो, मार्केट रिसर्च कर रहे हो, बेंचमार्किंग कर रहे हो, या आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हो। किस तरह के सैलरीज होते हैं इसमें? इट माइट बी स्टार्टिंग फ्रॉम ओवरऑल आप CTG मान सकते हो 80 lakhs to 1 crore at entry level. Degrees or skills, what matters the more? Unfortunately, if you want to stay in corporate, degrees matter more as a starting point. तो ये एंट्री लेवल जो लोग होते हैं उनको स्किल्स क्या चाहिए? लाइक अगर कोई चाहे वो CA है चाहे MBA है, वो ऐसे लोगों को लेते हैं जिनका अगर कोई फ्रेशर है तो क्या वो PE फर्म में जा सकता है डायरेक्टली? द आंसर इज दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे कंटेंट से आज तक आपको कुछ भी सीखने मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे उतने ही बड़े गेस्ट मैं लेके आ पाऊंगा और हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। नंदनी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। मैंने आपके बारे में रिसर्च किया काफ़ी, और जो मुझे सबसे हाईलाइटेड पॉइंट लगा आपकी जर्नी का सो फार, कि आप 19 की जब आप थे तब आप वर्ल्ड के यंगेस्ट CA बने, और दैट टू ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है, अब इसको हार्ड वर्क कहोगे या बियॉन्ड हार्ड वर्क देयर वाज समथिंग एल्स? सो जब भी आप लाइफ में कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हो, सो उसमें दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है कंट्रोलेबल फैक्टर्स एंड दूसरा होता है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। कंट्रोलेबल फैक्टर्स में आपका हार्ड वर्क आ जाता है। जितनी भी चीज़ें आप करते हो, फाइंडिंग द रिसोर्सेज, फाइंडिंग द राइट टीचर्स, फाइंडिंग द राइट मेंटोर्स, दिस इज़ ऑल हार्ड वर्क। एवरीवन डज दैट। जिसको भी कुछ अचीव करना है वो करता ही है ये। अनकंट्रोलेबल फैक्टर होता है आपके फैमिली कंडीशंस, पर्सनल कंडीशंस एंड आपका लक। आपको अपनी लाइफ में जो रिजल्ट चाहिए होता है वो तभी मिलता है जब दोनों चीज़ें इंटरसेक्ट करती हैं, कि हार्ड वर्क तो था ही और लक भी मिल गया और कंडीशंस भी साथ में हो गई। फॉर मी आई थिंक इट वॉज द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ। राइट। क्योंकि अगर हार्ड वर्क कर लिया और लक साथ नहीं था, कुछ लोगों का एग्जाम से जस्ट 5 दिन पहले तबीयत खराब हो गया, मेरा भी हुआ था, बट किसी का बहुत सीवियर हो जाता है, कोविड आ गया, अब आप नहीं दे सकते एग्जाम, फैमिली में कुछ हो गया, तो ये सब चीज़ आपके हाथ में नहीं है। सो फॉर एनीवन जिसको देख के आपको लगता है कि क्या अचीव किया है उसने यार, समथिंग विच इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इज व्हाट आई बिलीव। तो ओके, ठीक है, अच्छी बात है। अभी रिसेंटली मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ इसी से। मेरे नेफ्यू ने, उसको JEE के एडवांस में बैठना था, 2 days बिफोर द एग्जाम वो चेयर से गिर गया। तो हिप में इश्यूज आए एंड ही कुड नॉट इवन टेक द एग्जाम। ऐसा उसके साथ हुआ। सो आई डू अंडरस्टैंड आप कहाँ से आ रहे हो, बट इट्स समथिंग विच इज़ क्वाइट अमेजिंग जो आपने अचीव किया है एट द एज ऑफ 19। मैंने सुना भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं था। एट 18-19 जो लोग करते हैं और जो आपने किया, इट वाज वेरी डिफरेंट। एंड आई थिंक दिस वुड बी इनजस्टिस टू से कि इट वाज हार्ड वर्क एंड जस्ट लक। आई थिंक मेरे पेरेंट्स का जो थॉट प्रोसेस था टू मेक मी जंप अ फ्यू क्लासेस, वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो व्हेन आई वाज 4 years old आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। जनरली लोग 2 या 2-2.5 साल में जाना शुरू करते हैं, बट आई हैड समथिंग कॉल्ड प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से आई यूज्ड टू वॉमिट अ लॉट। मैं स्कूल नहीं जा सकती थी। बट वो 2 से 4 साल के बीच में भी ऐसा नहीं है कि मैं घर पे सिर्फ बैठी हुई थी। लाइक माई मॉम वॉज टीचिंग मी, तो नर्सरी करवा दिया था। एंड व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल इन 4th आई वाज इन LKG। आई डिड नॉट डू नर्सरी। एंड देन LKG UKG दोनों एक साल में करवा दिया बाय गिविंग सम प्रमोशनल टेस्ट। And then I also skipped the first standard again by giving promotional test. And then I started from 2nd. So that's why I was always studied with the people जो मेरे से 2 साल बड़े हैं। एंड जिसकी वजह से 19 years में आई वॉज एबल टू डू CA। तो एज फैक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा वहाँ से है। राइट। 2 साल आपने सेव कर लिया वहाँ पे? 2 साल मैंने सेव कर लिया। ओके, आई सी। ठीक है, काफ़ी इंस्पायरिंग है। और लास्ट जो आपका जॉब था, या जो आपका एक कहते हैं ना करियर में जो मोड आया, वो आया आपका प्राइवेट इक्विटी फर्म ज्वाइन करके, है ना? तो बहुत सारे लोगों को ना प्राइवेट इक्विटी फर्म्स क्या करती हैं, अब जैसे मैं फाइनेंस में हूँ तो मुझे मालूम है, बहुत लोग को नहीं मालूम है वो कैसे काम करती हैं, किस तरह के करियर ऑप्शंस होते हैं, सैलरीज क्या होती हैं, है ना? तो सिंस आपने काम किया है प्राइवेट इक्विटी फर्म में, मैंने आपसे सीखना है, मेरे व्यूअर्स को सीखना रहेगा कि प्राइवेट इक्विटी फर्म होती क्या है। वहाँ से चालू करते हैं, बेसिक से चालू करते हैं, होती क्या है, क्या करती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड देन हम लोग उसमें डिटेल में जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइवेट इक्विटी क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट इक्विटी, सो फंडामेंटली इट मीन्स कोई प्राइवेट कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है एंड उसमें आप एक स्टेक एक्वायर कर रहे हो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज लिस्टेड, ठीक है, बट जो रिलायंस रिटेल है, लेट्स से इट इज़ नॉट लिस्टेड। अब अगर उसमें आपको स्टेक एक्वायर करना है तो आप एक स्टेक एक्वायर कर रहे हैं। व्हेन आई से स्टेक, इट मीन्स आपको उसका कुछ ओनरशिप लेना है। 5% आपको लेना है रिलायंस का, 10% लेना है रिलायंस रिटेल का। तो वो जब आप स्टेक लेते हो,
सिंपल टर्म्स में इसको प्राइवेट इक्विटी बोलते हैं। आप किसी कंपनी का ओनरशिप ले रहे हो प्राइवेट कंपनी में। अब ऐसा नहीं है कि पब्लिक कंपनी में बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता। इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी, इट्स कॉल्ड पाइप। तो वो भी थोड़ा बहुत करते हैं, बट फंडामेंटली ये है कि प्राइवेट कंपनी में आप स्टेक ले रहे हो। जब भी हम प्राइवेट इक्विटी की बात करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी साथ में चल के आ जाता है। एंड द रीज़न आई एम मेंशनिंग दिस इज बिकॉज दोनों को समझना ज़रूरी है, बिकॉज दोनों ऑपोजिट साइड पे ऑपरेट करते हैं। अगर आपने कभी भी फाइनेंस के, मतलब जो भी लोग ये देख रहे हैं, अगर आपने फाइनेंस के कोई भी वीडियोज़ देखे हैं तो आपने सुना होगा बाय साइड सेल साइड। प्राइवेट इक्विटी इज़ बाय साइड। राइट। प्राइवेट इक्विटी फर्म और उसमें जो भी लोग काम करते हैं वो हमेशा इस माइंडसेट से सोच रहे होते हैं कि अगर मुझे ये कंपनी खरीदनी है तो मैं इसको खरीदूँ या नहीं खरीदूँ। सो मेरा जब काम था प्राइवेट इक्विटी में, द डिसीजन वी हैड टू मेक वॉज कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं है। उसमें से 4-5 चीज़ें हम करते थे। पहला, मार्केट अट्रैक्टिव है या नहीं है। जैसे रिलायंस रिटेल का एग्जांपल लिया तो इंडिया के पूरे रिटेल मार्केट की स्टडी करेंगे कि कितने रेट पे ग्रो कर रहा है, आगे चल के कितना ग्रो करने वाला है। दैट्स वन। सेकंड, कंपनी अच्छी है या नहीं है। अब इसमें भी मल्टीपल आपके स्टेप्स आ जाते हैं। मैनेजमेंट कैसा है, रिलायंस रिटेल का CEO कैसा है। दूसरा आपका आ जाएगा कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, तो पास्ट परफॉर्मेंस। फ्यूचर में क्या करने वाली है, तो क्या प्लान्स हैं, तो ये सब इवैल्यूएट किया। एंड फिर तीसरी चीज़ आती है आपकी डिलीजेंस। डिलीजेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बोला है कि इतना प्रॉफिट है वो है भी या नहीं। लीगल डिलीजेंस, ऐसा तो नहीं कंपनी के ऊपर केसेस वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि कंपनी खरीदनी है कि नहीं। दिस इज़ वॉट ब्रॉडली प्राइवेट इक्विटी फर्म्स डू। दिस इज बाय साइड। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या करते हैं, वो कंपनी बेचने आते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को ब्रोकर्स बोल सकते हो कि ये घर है, वो घर उनको बेचना है। एंड प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इज बेसिकली टेनेंट, जिनको एक घर खरीदना है या फिर रेंट पे लेना है। सो दैट इज ऑल प्राइवेट इक्विटी इज। नाउ कमिंग टू कि क्या करियर वगैरह इसमें अभी उस पर आएंगे बाद में। ठीक है। एक चीज़ मैं तो थोड़ा सा इसको अगर हम कहें तो, जैसे मैं अपनी प्राइवेट इक्विटी फर्म कल लेट्स से लॉन्च कर देता हूँ, ठीक है। और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं जाऊँगा और जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको एक्सप्लोर करूँगा, जितनी भी या जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको एक्सप्लोर करूँगा। एंड ऑब्जेक्टिव मेरा ये रहेगा कि मैं किसी कंपनी में स्टेक ले लूँ। ओके, यस। ठीक है। और उसके लिए मुझे फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मेरे को इन्वेस्टर्स चाहिए। राइट। वो मेरी फर्म में इन्वेस्ट करेंगे और उनका, मेरा ऑब्जेक्टिव ये हुआ अल्टीमेटली कि इनका पैसा जो मुझे फंडिंग आ रही है, राइट, मैं ग्रो करूँगा। राइट। और ग्रो तब करूँगा जब मैं एक अच्छी कंपनी खरीद के उसको लेट्स से 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल वैल्यूएशन हो गया, उसका वैल्यूएशन बढ़ गया, मैंने वहाँ से एग्जिट कर लिया, मेरे फंड्स वालों को सबको पैसा मिल गया। राइट। मोटा मोटा ये समझ में आया मुझे, ठीक है। अब ये जो मॉडल है ये VC के मॉडल से कैसे अलग है, क्योंकि वेंचर कैपिटल जो कंपनीज होती हैं वो भी यही काम करती हैं, वो भी कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं और वहाँ से पैसा ग्रो करा के अपने फंड्स को एग्जिट दिलाती हैं। उनमें और इसमें क्या फ़र्क है। एंड देन जो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की जो बात कर रहे थे उसमें, क्योंकि आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि हमें बेसिक्स क्लियर हों कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज because this is all part of the same landscape of investing. Yes. It's just that, so like you mentioned, private equity और VC दोनों सिमिलर हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, बट स्टिल जिन कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं वो दोनों अलग होते हैं। सो प्राइवेट इक्विटी एज अ फर्म दे ऑलवेज लुक फॉर स्लाइटली मेच्योर कंपनीज। जैसे इसलिए मैंने रिलायंस रिटेल का एग्जाम्पल लिया, बहुत सालों से है, मेच्योर है, पता है कि मैनेजमेंट इज़ गुड। बट VC, लेट्स से जेप्टो में VC इन्वेस्ट करेगा। जेप्टो अभी इतना पुराना भी नहीं हुआ है, लाइक लेट्स से 4-5 साल में दे लॉन्च, तो ये हो गया अर्ली स्टेज कंपनीज, हाई ग्रोथ कंपनीज। दूसरा एग्जांपल कैन बी लेट्स से 5 years बैक व्हेन क्रेड वाज देयर, तो क्रेड में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया दैट वुड बी लाइक अ VC इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद लेट्स से ये जो आपका स्विगी का इंस्टामार्ट वाला नया सेगमेंट लॉन्च हुआ, सो दैट वुड बी काइंड ऑफ VC एग्जाम्पल। तो उनके दिमाग में रहता है कि हमें अर्ली स्टेज कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज अर्ली स्टेज कंपनीज में रिस्क तो हाई है बट पैसा ज़्यादा बनने का चांस भी वही है। करेक्ट। एंड VC इस माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं कि हम 100 इन्वेस्टमेंट करेंगे, 80% वुड फेल बट 20% वुड सक्सीड, एंड दे विल सक्सीड विद 100x 200x तो वो पूरा रिटर्न आपका मैनेज हो जाएगा। बट प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इस माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं कि जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें जो भी उनका इंटरनल रिटर्न है विच माइट बी 20%, 25%, उतना इनको बनाना है। उनके दिमाग में ये पॉसिबिलिटी नहीं होता कि दिस माइट जस्ट कम्प्लीटली फेल। ठीक है। एंड ऑल्सो एक क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली लोग पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि PE फर्म जो होती है वो क्या ऑपरेशंस में भी घुसती है क्या कंपनी के? मानो उन्होंने कोई कंपनी एक्वायर करी या स्टेक लिया उसमें, विल दे एक्चुअली स्टेप इनटू द डेली रनिंग ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी और नॉट, वर्सेस VC? सो फॉर दिस यू नीड टू आंसर अ क्वेश्चन फर्स्ट कि आपका कितना स्टेक है। तो जब भी कोई डील हो रहा होता है पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस बनते हैं जिसको आप टर्म शीट भी बोलते हो। ठीक है। तो उसमें यू डिफाइन कि एज एन इन्वेस्टर आपके क्या राइट्स हैं।
अगर जनरली देर इज समथिंग कॉल्ड बाय आउट. बाय आउट इज बेसिकली जब आपको कंपनी का कंट्रोल मिल जाता है. अगर आप किसी कंपनी को 50% से ज़्यादा खरीद लेते हो तो वो कंपनी इन अ वे आपकी हो गई. एंड अगर ऐसा होता है देन दे गेट इनटू ऑपरेशंस. जैसे ब्लैकस्टोन है, ब्लैकस्टोन इज़ अ बाय आउट फंड, वॉबर्ग इज़ अ बाय आउट फंड. सो ये जनरली ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स करते हैं जिसमें 50% से ज़्यादा स्टेक मिल जाए. एंड वंस दे गेट इट, येस दे गेट इनटू ऑपरेशंस. एंड इट इज़ वेरी कॉमन कि उन्होंने कोई कंपनी खरीदा है तो उसका CEO बदलेगा, CFO बदलेगा. दे वुड ब्रिंग समवन जो उनके हिसाब से चलेगा, शुरू से अलाइंड रहेगा. सो दैट इज़ वेरी कॉमन. सो ऑल ऑफ दिस हैपन्स. ओके, एक और जिस पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था मेरे ऑडियंस को, अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो ना तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे PE फर्म्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केदारा है, ठीक है. रिसेंटली इन्होंने एप्टस एक कंपनी है, वहाँ से उन्होंने एग्जिट लेना चालू किया है. मतलब इफ़ यू सी द प्रोमोटर्स स्टेक दैट हैव बीन कमिंग डाउन कंसिस्टेंट. इन्वेस्टर्स ना कई बार इसको रेड सिग्नल लेते हैं कि प्रमोटर्स आर एग्जिटिंग, बट PE फर्म्स का मॉडल ही यही है. Yes, they want to get into a professionally managed company, which means कि प्रमोटर का इतना इन्वॉल्वमेंट ही ना हो. अगर कल को प्रमोटर चला भी गया तो CEO, CFO, CMO, CPO ये सब मिलके कंपनी चला सकें. So that is what they want to do. ठीक है. सो ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ क्लियर. अब PE फर्म में करियर बनाना अपना आपको क्यों लगता है कि ल्यूक्रेटिव है या नहीं है, दोनों उस पर पहले डिस्कस करेंगे और फिर क्या करियर ऑप्शंस हैं उसमें वो डिस्कस करेंगे. इन जनरल फ्रॉम आउटसाइड लगेगा कि बहुत ल्यूक्रेटिव है. एंड इट इज़ ल्यूक्रेटिव इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोजर यू गेट एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ द मनी यू गेट. बट अगर आप सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू में जाएंगे तो एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है आई वुड से, बिकॉज दिस जॉब रिक्वायर्स होल ऑफ यू. मतलब अगर कोई डील चल रही है, हर डील का एक टाइमलाइन होता है कि 1 हफ्ते बाद बिड सबमिट करना है. अब अगर बिड सबमिट करना है तो 1 हफ्ते में उसका डिलीजेंस, मतलब थोड़ा बहुत डिलीजेंस तो आपको करना ही पड़ेगा, मैनेजमेंट को मिलना पड़ेगा. एंड जो भी डील टीम इस पर काम कर रही है लाइक उसके पूरे 12-14 घंटे चाहिए ही चाहिए. एंड लेट्स से आपने कोई ट्रिप भी प्लान किया था, तो मैंने लाइक होते हुए देखा है किसी ने ट्रिप प्लान किया था, कोई डील आ गया और उसके सेक्टर का डील था, फाइनेंशियल सर्विसेज. तो अब वो ट्रिप उसको स्किप करना पड़ेगा बिकॉज द डील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स हियर. सो देयर इज़ नो वे कि आप बोलो कि अरे मेरा ट्रिप है, बिकॉज द डील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. काम है तो सैटरडे संडे भी करना पड़ेगा. सो इट इज़ योर चॉइस. अगर आपको मज़ा आता है देन इट इज़ वेरी ल्यूक्रेटिव. Coming to exposure, so I've been into consulting as well at BCG. So वहाँ पे भी you get into like a steer committee meeting, which is like the most important meeting. But वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि CEO आएगा ही आएगा. Let's say अगर आप marketing module में काम कर रहे हो तो हो सकता है CMO आ जाए. But let's say at an entry level, when I was associate, when I just joined, that interaction is limited. हो सकता है कि ना ही हो. But जब आप PE में काम कर रहे हो, एक टीम में मतलब ओवरऑल PE की फंड की टीम में 11-12 लोग होते हैं. लाइक ब्लैकस्टोन में 20 के अराउंड है, बट जनरली द फंड साइज इज स्मॉल. उसमें भी एक डील टीम में 3 या 4 लोग होते हैं. और जब आप कोई फाउंडर मीटिंग में जाते हो, यू गेट लाइक फेस टू फेस, यू कैन आस्क क्वेश्चन टू एनीवन बिकॉज यू आर ऑन द बाय साइड. मतलब आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आपके पास पैसा है और फाउंडर या कंपनी आपसे पैसा मांगने आई है. डजेंट मैटर कि आप एक एसोसिएट हो, या डजेंट मैटर कि आप एक एनालिस्ट हो, एसोसिएट हो, आपने कल ज्वाइन किया, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो. and you can have a meeting with them. ठीक है. So that way I think exposure is great. You get that confidence to speak to people, to actually ask questions. So exposure is amazing. In terms of money, yes, like when I was in consulting and when I shifted to PE, the hike in the money which I was making at BCG, तो उसमें like it was 4 to 5x. So utna hike you get in private equity. Right. Okay. So private equity pays you more as compared to management consulting firms. Anytime. At an entry level, let's say. Yeah. Let's not even go to the higher levels. Okay. So entry level careers, जैसे आपने बताया कि डील टीम होती है. क्या होता है डील? कैसे वो स्ट्रक्चर होती है? काम क्या करते हो आप लोग? और एंट्री लेवल पे आपका क्या काम होता है? ओके, सो डील टीम क्या होती है? सो एक ही एग्जांपल जो हम जब से ले रहे हैं, रिलायंस रिटेल का एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से कोई ट्रांजैक्शन आया, उनको 1000 करोड़ रेज करने हैं, ठीक है. तो कोई भी फंड में आप काम करते हो, लेट्स से आप ब्लैकस्टोन में काम करते हो, एक डील टीम बनेगा. तो डील टीम में क्या होता है, एक सीनियर इंसान होगा, आप उसको प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, मैनेजर भी बोल सकते हो. फिर उसके नीचे लेट्स से कोई सीनियर एसोसिएट और वट एवर डेजिग्नेशन यू वांट टू गिव, एंड देन अंडर दैट देयर वुड बी एन एनालिस्ट. ऑल्दो आई एम यूजिंग दिस वर्ड अंडर, बट ऐसा कुछ नहीं होता. इट्स अ फ्लैट हायरार्की. जो काम कर रहा है, हाँ ग्रुप है, इट्स लाइक अ ग्रुप, ठीक है. तो 3 लोग या 4 लोग मैक्स उस पर काम करते हैं, ठीक है. इट्स कॉल्ड डील टीम. कि ये डील हो रहा है, ये 4 लोग काम कर रहे हैं, दैट बिकम्स डील टीम. देन व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन वाज कि ये लोग का काम क्या होता है. डील जब एक तो डील हुआ कि आप डील कर रहे हो, और दूसरा उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, कैसे स्ट्रक्चर होता है डील. राइट.
सो इन एनी डील 2 मेन मॉड्यूल्स होते हैं. वन इज़ फाइनेंशियल मॉडल. जो फाइनेंशियल मॉडल हैंडल कर रहा है उसको जनरली और कोई काम नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. सारे नंबर्स पे यू हैव टू बी द टॉप ऑफ एवरी नंबर. सो नंबर्स इज बेसिकली कंपनी का लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस क्या था और अगले 5 साल में मैनेजमेंट क्या बोल रहा है. सो फाइनेंशियल मॉडल में बेसिकली आप एक एक्सेल शीट बनाते हो जिसमें लास्ट 3 से 5 साल का पूरा परफॉर्मेंस होता है. एंड व्हेन आई से परफॉर्मेंस आई मीन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है. फिर अब नेक्स्ट 5 साल का भी बनाते हो तो एक तो आपको मैनेजमेंट ही बोलता है कि हमारे हिसाब से हम 5 साल में ऐसा करेंगे. बट सिंस आप तो आउटसाइड पार्टी हो, आप इन्वेस्टर हो, तो यू वुड ऑलवेज बी कंजर्वेटिव कि चलो मैनेजमेंट अगर 20 बोल रहा है तो प्रोबेबली 15 कर लेगा, 10 कर लेगा. आई एम जस्ट थ्रोइंग रैंडम नंबर्स, बट उसका भी बैकिंग होना चाहिए कि वाई डू यू बिलीव इट्स 15 एंड नॉट 20. तो उसका आप नेक्स्ट 5 साल का बना लोगे. तो एक इंसान ये पूरा फाइनेंशियल मॉडलिंग हैंडल कर रहा है. दूसरा जो मॉड्यूल होता है दैट इज़ बेसिकली योर इंडस्ट्री रिसर्च मॉड्यूल. उसमें आप क्या करते हो? मार्केट रिसर्च करते हो. मार्केट कितना बड़ा है, मार्केट साइज. लेट्स से अगर रिलायंस रिटेल टेक्सटाइल्स में आ गया, ठीक है, टेक्सटाइल्स में कुछ कपड़े बेच रहे हैं जैसे मिलते हैं रिलायंस के स्टोर पे, ट्रेंड्स में यू गेट ऑल द क्लोथ्स. तो टेक्सटाइल मार्केट कितना बड़ा है, पास्ट ग्रोथ कितनी थी, 10% थी, आगे कितनी ग्रोथ होने वाली है, इस टाइप का मार्केट रिसर्च. फिर आपका बेंचमार्किंग कि रिलायंस रिटेल के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, और फिर सारी मेट्रिक कंपेयर करना कि रेवेन्यू ग्रोथ कितनी थी, कितना प्रॉफिट मार्जिन है. And then third could be basically your number of stores. And then there is something called triple SD, same store sales growth. तो जब भी आप किसी ऐसे बिजनेस में होते हो जिसमें आपको स्टोर खोलना पड़ता है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक. तो ये पूरा बेंचमार्किंग करेगा. तो इन माई टीम व्हाट आई सॉ, एक इंसान फाइनेंशियल मॉडल कर रहा है और दूसरा इंसान इंडस्ट्री रिसर्च पे काम कर रहा है. बट कोई ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें 3 फाइनेंशियल मॉडल बनने हैं, बिकॉज वो कंपनी की 2 सब्सिडरी भी है. तो हो सकता है कि फाइनेंशियल मॉडल 2 लोगों के पास है एंड देयर इज अ थर्ड पर्सन एज वेल जो आपका पूरा इंडस्ट्री रिसर्च कर रहा है. तो ऐसे वो पूरा स्ट्रक्चर करते हैं. एंड लाइक आई टोल्ड यू, देयर वुड बी वन सीनियर पर्सन, प्रिंसिपल मैनेजर, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं. तो वो पूरा कोऑर्डिनेट करेगा कंपनी से कि कोई डेटा मंगवाना है, मीटिंग्स करनी है, हमारे कोई क्वेश्चंस हैं. जैसे एट एन ऑपरेशनल लेवल मेरा काम है फाइनेंशियल मॉडल हैंडल करना, बट मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आई कि मैनेजमेंट 20% ग्रोथ क्यों बोला है. तो सारे क्वेश्चंस कोलेट करके जो एक फेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो सीनियर थ्रू होता है. ओके. एंड ही वुड रिव्यू एज वेल. मुझे कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर समथिंग विच आई हैव डन, ही वुड जस्ट रिव्यू कि इसको और बेटर क्या कर सकते हैं. तो ही इज़ लाइक द रिव्यूअर एंड द फेस ऑफ कम्युनिकेशन. ऐसे पूरा ये टीम, मतलब बहुत छोटा टीम है, 3-4 लोग का टीम है, इतना ही टीम होता है. और तो इसमें जो 2 जॉब्स हुए, एक तो फाइनेंशियल मॉडलिंग का हुआ और एक इंडस्ट्री रिसर्च का हुआ. इन दोनों में आप क्या करते थे? पहले तो इंडस्ट्री करते थे या? I have done most of industry, but I have done financial modeling as well. Okay. So it would be like a 60-40, 70-30 ratio. 70% basically industry research and 30% on financial model. Okay. तो ये एंट्री लेवल जो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एसोसिएट बनाया, कोई रिसर्च कर रहा है वगैरह, तो उसमें उनको स्किल्स क्या चाहिए उसके लिए? मतलब लाइक अगर कोई फ्रेश कॉलेज से पास आउट है, चाहे वो CA है, चाहे MBA है, उनकी स्किल्स क्या होनी चाहिए? क्योंकि उनको इंडस्ट्री का नॉलेज कहाँ से आएगा वो सब करने के लिए? That's a very good question. एंड आई थिंक ये सिर्फ प्राइवेट इक्विटी में भी नहीं, कंसल्टिंग में भी सेम चीज़ है. बिकॉज कंसल्टिंग में आप एक ऐसी कंपनी को एडवाइस कर रहे हो जो 10 साल से मार्केट में है. आप अभी आए हो, आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल यू आर एबल टू एडवाइस. सच एन इंटरेस्टिंग थिंग इट इज. कैसे होता है फिर वो इसलिए होता है, एक तो वो ऐसे लोगों को लेते हैं जिनका अबिलिटी टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स इज गुड, एप्टीट्यूड इज गुड. ठीक है, आपका रिसर्च कैपेबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए. अगर मुझे किसी ने टॉपिक दिया तो मेरी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मैं 3-4 घंटे उस टॉपिक पे लग जाऊं तो मैं उस पर एक अच्छा मेमो बना सकती हूँ एंड मैं समझा सकती हूँ कि वो इंडस्ट्री कैसी है. सो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एबिलिटी टू रिसर्च, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं एंड ऑफकोर्स वो पास्ट बैकग्राउंड भी आपका देखते हैं कि आपने पास्ट में स्कूल में कॉलेज में कैसा किया है, सो दैट्स हाउ दे मेक अ डिसीजन कि इस इंसान को हम ले सकते हैं. इसको काम नहीं आता है बट अगर इसका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है तो ये हो जाएगा. एंड इसलिए कंसल्टिंग में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यूज होते हैं. एंड जो प्राइवेट इक्विटी वाले हैं वो मोस्टली लोग कंसल्टिंग से उठाते हैं क्योंकि उनको पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं. तो इन अ वे प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम्स अ की स्किल. बट फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग थिंग यू नीड टू हैव फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स. तो जब भी आप किसी प्राइवेट इक्विटी फर्म में इंटरव्यू देते हो तो आपका एक सुपर डे होता है. सुपर डे में वो आपको एक फाइनेंशियल मॉडलिंग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं एंड आपको 3 घंटे देते हैं कि आप फाइनेंशियल मॉडल बनाओ. सो फाइनेंशियल मॉडलिंग बिकम्स अ की स्किल. ओके, आई सी. सो अगर हम इसको देखें कि एंट्री लेवल पे आप ज्वाइन कर रहे हो, आपके पास ये ऑप्शंस हैं, या तो आप इंडस्ट्री रिसर्च कर रहे हो, मार्केट रिसर्च कर रहे हो, बेंचमार्किंग कर रहे हो, या आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हो.
अब किस तरह के सैलरीज होते हैं इसमें, क्योंकि मुझे काम समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है, और मुझे ये भी समझ में आ गया कि किस तरह की स्किल्स मुझे चाहिए इसमें, तो सैलरीज क्या होती हैं उसमें? So उसके लिए we need to break down the private equity funds in India. One category would be global private equity fund. Global private equity fund जिसमें आपका Blackstone आएगा, Warburg आएगा, then you can include Carlyle. So once you Google it, you will find all the global private equity funds. ये सारे funds बहुत अच्छा पे करते हैं in the sense that it might be starting from probably like 40 to 60 का fix होता है and the variable is around 80 to 100%. तो ओवरऑल आप CTC मान सकते हो 80 lakhs to 1 crore at entry level. Yeah. So फॉर्म्स का थोड़ा थोड़ा वेरी होता है बट दैट इज़ द ब्रॉड रेंज. बट अगर आप किसी इंडियन प्राइवेट इक्विटी फंड्स में हो, फॉर एग्जाम्पल मोतीलाल ओसवाल हैज़ प्राइवेट इक्विटी, देन यू हैव पैरागॉन प्राइवेट इक्विटी, एंड देन यू हैव दिस जशविक कैपिटल. सो ये सारे जो छोटे छोटे डोमेस्टिक प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं जो भी ग्रो कर रहे हैं, they might not offer you a very good salary, competitive नहीं है, like 15 to 20 lakhs के बीच में होगा, and probably let's say 40 to 50% का variable हो गया. So there's a huge gap between global and domestic private ones. Yeah. So maybe then अगर global में किसी का अगर selection होता है, if they get into the firm, then great, वहाँ तो बहुत अच्छी starting हुई है आपकी. बट अगर नहीं होता है, डोमेस्टिक में जाते हो आप, तो वहाँ से फिर बाद में स्विच भी कर सकते हो, वो ऑप्शन हमेशा रहेगा एक्सपीरियंस लेने के बाद. Yes. दैट वुड बी दैट. बट ऑफ कोर्स अगेन डिपेंड करता है कि आपके सामने किस किस का CV आया है. अगर आपके सामने किसी का ग्लोबल वाले का ही CV है तो दे वुड प्रेफर समवन हु हैज वर्कड इन अ ग्लोबल PE फंड. राइट. ओके. एंड एजुकेशन वाइज अगर कोई फ्रेशर है तो क्या वो PE फर्म में जा सकता है डायरेक्टली? द आंसर इज नो. लेट मी ब्रेक इट डाउन. फर्स्टली इंटर्न्स मोस्ट ऑफ द PE फर्म्स हायर नहीं करते हैं. देयर इज ओनली वन प्राइवेट इक्विटी फंड to my knowledge, global PE fund, which is basically EQT. They hire interns for 2-3 months, but वो सिर्फ Ivy League के interns hire करते हैं. Basically जो Wharton में MBA कर रहा है, Harvard में MBA कर रहा है, Stanford में कर रहा है, तो वहाँ से they hire से 3 months के interns. But और कोई PE fund intern hire नहीं करता है. Now coming to freshers. फ्रेशर्स में दे डोंट जनरली हायर फ्रेशर्स. आई हैवंट सीन कि कोई कॉलेज पास आउट है और उसको ले लिया. कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं. बट IIT फ्रेशर्स को हायर करते हैं. लाइक CA फ्रेशर्स को हायर नहीं करेंगे ग्लोबल PE फंड्स. BCom वालों को हायर नहीं करेंगे. बट इफ समवन हैज कम फ्रॉम IIT, लाइक मेरे ऑफिस में IIT बॉम्बे के 2 फ्रेशर्स को हायर किया था. राइट. एंड ब्लैकस्टोन डज फ्रेशर्स थिंग. दे ऑल्सो हायर डायरेक्टली फ्रॉम IIT बॉम्बे. बट लाइक टॉप IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, उसके नीचे दे डोंट. जनरली what I have seen is they hire people from consulting a lot. Right. BCG, McKinsey, Bain. क्योंकि उनको लगता है कि BCG में गया है तो पेडिग्री अच्छा होगा, या तो IIT होगा या CA रैंकर होगा. और BCG में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर लिया 1 साल, तो उसको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होता है. BCG का कल्चर पता है, हार्ड वर्किंग होगा, कंसल्टिंग में भी बहुत काम है. सो फॉर देम इट इज़ लाइक द बेस्ट थिंग टू डू कि चलो वहाँ से ले लेते हैं. CA डोमेस्टिक प्राइवेट इक्विटी फर्म हायर करते हैं बट ग्लोबल वाले नहीं करते हैं. मैंने नहीं देखा है. नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? फ्रेशर्स नहीं हायर करते. अच्छा, फ्रेशर नहीं करते. ओके. हाँ, जैसे अगर कोई, जैसे आई वाज अ CA, आई वाज इन BCG. उसके बाद आई गॉट इनटू प्राइवेट इक्विटी. बट सीधा मैं सिर्फ CA हूँ तो वो हायर नहीं करेंगे. ओके. एंड व्हाट अबाउट MBA कॉलेजेस? IIMs में PE फर्म्स जाते हैं हायर करने के लिए फ्रेशर्स को? यस, दे डू हायर फ्रेशर्स. IIM में एक्चुअली फ्रेशर्स मैंने नहीं देखा है, बट जैसे IIM के बाद उनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस कहीं हो गया प्राइवेट इक्विटी में, देन दे हायर. बट दे डू हायर फ्रेशर्स फ्रॉम Ivy League colleges. लाइक Wharton किसी का भी पास आउट है एंड उसका पहले भी प्राइवेट इक्विटी एक्सपीरियंस था, दे विल हायर दैट पर्सन. इनफैक्ट ये बहुत कॉमन पर्सोना है. लाइक मेरे ऑफिस में किसी ने Wharton पास आउट थी वो, एंड शी वॉज वर्किंग इन US फॉर लाइक लास्ट 3 to 6 months एंड दे हायर्ड हर बिकॉज उसने अपने MBA से पहले भी प्राइवेट इक्विटी फर्म में काम किया था. राइट. सो दे लुक फॉर MBA प्लस पास्ट PE एक्सपीरियंस. ओके, आई सी. तो PE की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, ओपनिंग्स होती होंगी, वो लिमिटेड है? यस, वेरी लिमिटेड. कितने जॉब्स निकलते हैं? सो यू कैन से दैट पूरे साल में कोई भी PE फंड 2 या 3 मैक्स लोग हायर करते हैं. एंड उसमें भी यू कैन इमेजिन 300-400 CVs होते होंगे. उसमें से दे पिक लाइक 25 to 30. फिर उसमें से फर्स्ट राउंड होता है, उसमें से आधे हो जाते हैं, सेकेंड थर्ड में और भी आधे, लास्ट राउंड में मैक्स 4-5 लोग रहते हैं. और उसमें से भी वो सिर्फ एक बंदे को हायर करते हैं, ओनली 1 person. राइट. तो
आपके कितने राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए थे पी इसमें? So I had 3 to 4 rounds of interviews. ठीक है. The first one was more like you get on a screen पे क्वेश्चन आएगा, आप उसका आंसर देते जाओ, आपका वीडियो ऑडियो सब रिकॉर्ड हो रहा है. सेकेंड वॉज अ फेस टू फेस इंटरव्यू एंड फॉर मी थर्ड वॉज अ सुपर डे. एक्चुअली मेरा प्रोसेस थोड़ा छोटा था, बट जनरली सारे पी फंड्स में 6 से 7 राउंड्स होते हैं. Right. Yeah. So it's quite tough to get It's in quite there. tough. Yes, like you have to be persistent that till the last round you have that same intelligence, same positive attitude and the same ability ki okay, I'm still excited for this although I have been grilled in the past rounds. और ये आपने अच्छा बताया मुझे, एक ये रूट है अगर किसी को पी में जाना है कि पहले मैनेजमेंट कंसल्टिंग में घुसो, उसके बाद वहाँ से आपकी एंट्रीज रिलेटिवली ईजियर. Yes. राइट. ओके. और चैलेंजेस की अगर बात करें, अब आपने शुरू में बताया था कुछ चैलेंजेस हैं कि पर्सनल लाइफ आपकी उतनी मतलब फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, Flexibility is पूरी compromised. चली जाएगी, पूरी नहीं बट डिपेंडिंग ऑन कि क्या चल रहा है. तो इसके अलावा और कुछ आपको लगा कि चैलेंजेस हैं ऑन द जॉब? चलो ठीक है, अगर मैंने ये भी साइड में कर दिया कि ठीक है यार मैं मतलब एक लोनर हूँ अच्छे से करूँगा बिकॉज आई रियली वांट टू ग्रो, ठीक है, तो उसके अलावा भी क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप डील पे काम कर रहे हो? तो क्या और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसमें? सो आई वुड नॉट से कि आप डील पे काम कर रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम है. यू जस्ट नीड टू बी हार्ड वर्किंग. मतलब कितना भी काम आए अगर आप वो कर सकते हो 14 घंटे 15 घंटे, एंड ऑफकोर्स दे हैव हायर्ड यू, तो मतलब सोच के हायर किया है कि यू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज. सो उस पर बात नहीं करते हैं, अज्यूमिंग यू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज. बट वन थिंग दैट इज़ वर्थ टॉकिंग अबाउट इज जब भी आप किसी प्राइवेट इक्विटी फंड में जाते हो तो 2 चीज़ें होती हैं. या तो आप एज अ फ्रेशर गए हो या फिर आप एक लेटरल हायर गए हो. लेटरल हायर इज़ बेसिकली कि आप कहीं और काम करते थे एंड उसके बाद आप प्राइवेट इक्विटी में आए हो. जब आप एंट्री लेवल पे जाते हो देयर इज़ दिस थिंग कॉल्ड प्री MBA रोल, कि आपने MBA नहीं किया है. तो सारी पी फंड्स आपको एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह हायर नहीं करती हैं, वो आपको 2 या 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करती हैं. लाइक आई वॉज ऑन अ 3 years कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि 3 साल तक तो आप हो, 2 या 3 साल तक, हर किसी का डिफरेंट होता है. बट उसके बाद 2 चीज़ें होनी चाहिए अगर आपको रुकना है तो. एक तो आपका मन होना चाहिए रुकने का, एंड दूसरा फंड में आपके लेवल पे वैकेंसी होनी चाहिए. लाइक आई टोल्ड यू कि फंड बहुत छोटा होता है, तो अगर उस लेवल पे 2-3 साल के सीनियर लेवल पे कोई छोड़ के जा रहा है और फिर आपका मन है रुकने का, तो आपका एक इंटरव्यू वगैरह होगा एंड देन दे विल सी कि आपको रहना है कि नहीं रहना, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रैक रोल. अच्छा अब परमानेंट हो गया रोल, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. दूसरी चीज़ जो बहुत लोग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, यू गो फॉर एन MBA, एंड व्हेन आई से MBA आई मीन Ivy League MBA, हार्वर्ड, वॉटन, कोलंबिया, ऑल ऑफ दैट. उसके लिए जाओ, यू कम बैक, अगर हमारे पास वैकेंसी हो तो हम आपको ले लेंगे, बट आई यू अगेन स्टार्ट फाइंडिंग जॉब्स. सो ये ट्रिकी पार्ट है. काफ़ी लोग होते हैं 3 साल तक कर लिया, एंड अभी इंडिया में ट्रेंड भी बन रहा है कि लोग MBA के लिए नहीं जा रहे हैं. पीपल आर थिंकिंग कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ इधर हैं, एंड पीपल आर ऑल्सो रियलाइजिंग कि हाँ ठीक है 2 साल एक्स्ट्रा काम कर लोगे, 1 साल डिले होगा प्रमोशन, बट इट वर्थ इट. मतलब कि आप MBA में जाओगे 2-3 करोड़ रुपए खर्च होगा, इससे अच्छा यहीं रह के एक्सपीरियंस ले लो, 1 साल बाद प्रमोशन हो जाएगा. सो वो बहुत लोग कर रहे हैं, बट ट्रैक रोल इट्स नॉट ईजी टू गेट. मतलब पहले तो एंट्री होनी चाहिए और उसके बाद फिर एंट्री के बाद भी परमानेंट होने के लिए आपको. ओके. तो अगर मानो ट्रैक रोल कोई ले लेता है, राइट, तो उसमें सैलरी ग्रोथ क्या होती है फिर? सो अगर कोई ट्रैक रोल लेता है तो आई थिंक जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें शायद इतनी सैलरी ग्रोथ नहीं होगी, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड आप अपने MBA के 2 साल स्किप कर रहे हो. सो मोर और लेस आई वुड से ठीक है 20% हाइक शायद मिल जाए, 20-25%, बट वो 2 साल जब MBA वाला ब्रिज हो जाएगा एंड आपका प्रमोशन होगा, देन द हाइक वुड बी क्रेजी. राइट. देन इट माइट बी लाइक 2-3x. सो और आपने एक और जो रोल बताया था, प्रिंसिपल कह लो जिसको आप कह रहे थे, जो एक तरह से डील का प्रोजेक्ट मैनेजर कह लो या लीडर कह लो या जो भी कहना, अकाउंटेबल जो पर्सन है, डील लीड, उसकी क्या सैलरीज होती होंगी? क्योंकि वो एक ऐसा रोल है जो एक तरह से उस डील के लिए अकाउंटेबल है, अगर डील होगी कि नहीं होगी, एंड दैट पर्सन विल मेक श्योर कि डील की टीम काम कर रही है, क्लाइंट रिस्पॉन्ड, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है. उसकी सैलरीज का कुछ आइडिया है आपको? सो I don't have like a very primary source for this, but based on what I've heard, it would be between like 3 to 4 or maybe 5 CR, but ये funds to funds बहुत वेरी करता है, क्योंकि आप एक सीनियर हो जाते हो ना, तो एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है PE में वो होता है कैरी. राइट. कैरी इज़ बेसिकली और कैरेड इंटरेस्ट, जिसमें क्या होता है कि जब भी कोई डील में आप एग्जिट लेते हो, तो लेट्स से आज आपने किसी डील में पैसा डाला, आपने रिलायंस में पैसा डाला, 5 साल बाद एग्जिट भी लेना ही होगा, क्योंकि आपने किसी से पैसे लिए और रिलायंस में डाले, अब 5 साल बाद उनको पैसा वापस करना है, तो आप अपना स्टेक बेच दोगे, तो उसको हम डील एग्जिट बोलते हैं. तो एग्जिट के टाइम पे जिसने डील कराया था और वो एंड तक रुका हुआ है,
तो उसको कैरी मिलता है. फॉर एग्जाम्पल आपके जो फंड था उसने कमाए 100 करोड़ उस डील पे. फंड का अलग अलग रेट होता है, बट लेट्स से यू आर एलिजिबल फॉर 5% ऑफ प्रॉफिट्स, दैट्स कॉल्ड कैरी. तो 100 करोड़ में से 5 करोड़ आपको मिल जाएंगे. ये मैं बहुत छोटा बात कर रही हूँ. ब्लैकस्टोन के लेवल पे इट वुड बी लाइक प्रोबेबली 50 मिलियन, 100 मिलियन, 300 मिलियन का गेन हो गया, वट एवर. एंड थिंक ऑफ इट, उसका आपको 1% मिल रहा है. दैट्स द बिग मनी. 300 मिलियन का अगर 1% भी मिल गया, 3 मिलियन एंड 3 मिलियन, एंड अभी 95 का रेट चल रहा है, यू एंड अप मेकिंग लाइक मोर देन 25 CR. So that's the ऐसे कुछ crazy. लोगों से मिले हो कभी कि जिन्होंने इस तरह का पैसा बनाया हो? Yes, I've heard a lot. Like it's very common in Blackstone, Warburg. People have made like 100 crores, 150 crores. Right. But then the tricky part is, deal जब हुआ था तब आप थे, deal exit हुआ तब आप हो, तो वो 5-6 साल का kind of lock in बन जाता है. एंड हर फंड का थोड़ा अलग भी रहता है कि मे बी आप डील के टाइम पे नहीं थे, आप बीच में आए, बट यू वर मैनेजिंग दैट पोर्टफोलियो एंड देन यू हेल्प्ड इन द एग्जिट एज वेल. राइट, ओके. देन यू आर एलिजिबल फॉर सम कैरी. बट एंट्री लेवल पे आप कैरी के लिए एलिजिबल नहीं होते. शुरू के 3-4 साल यू विल नॉट बी एलिजिबल, बट एक बार आप वो लीडरशिप पोजीशन में आ जाते हो, देन यू बिकम एलिजिबल फॉर कैरी. एंड इज दिस कैरी पार्ट ऑफ द बोनस जो आपने शुरू में बात करी थी ना, कि वेरिएबल होता है और एक फिक्स्ड होता है, तो इज दिस पार्ट ऑफ योर बोनस या बोनस के अलग है, बोनस उसके अलावा है ये? सो ये जो जितने भी बाय आउट फंड्स हैं, सो जस्ट वन थिंग वी शुड एक्चुअली टॉक अबाउट हियर इज, पी में भी 2 टाइप के फंड्स होते हैं, बाय आउट फंड्स, सोवरेन फंड्स. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, बाय आउट फंड्स का सिंपल है, किसी से पैसा लेंगे और आगे किसी कंपनी में डालेंगे, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू रिटर्न मनी. एंड ऐसे ही फंड्स में आपको कैरिड इंटरेस्ट मिलता है. सोवरेन फंड्स में वो गवर्नमेंट का पैसा है. सो लाइक GIC इज़ अ सोवरेन फंड, तो गवर्नमेंट का पैसा है, वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको 5 साल में पैसा वापस करना है. आपकी मर्जी है, गवर्नमेंट की मर्जी है, उनको अभी चाहिए, लिक्विडिटी कितना है, फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट कर सकते हो. आरडिया इज अ सोवरेन फंड जो दुबई का है, अबू धाबी, इट्स अबू धाबी सोवरेन फंड. तो उसमें आपका कोई टाइम लिमिट नहीं रहता कि 6 साल बाद एग्जिट करना है. ऐसे फंड्स में कैरी ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज यू आर मैनेजिंग गवर्नमेंट्स मनी. So they cannot offer you such lucrative amount, because then you would be profit driven than like working for the government or working for the country, respective country. So then in that case it's always better personally to work for a buyout sort of a but PE then firm. there is another side to it. Buyout funds have a very cutthroat and intense culture. Right. Like when you talk to people from buyout fund, one thing you're gonna hear is the culture is very bad. People are very harsh. सोवरेन में वो थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि उसमें वो एग्जिट वाला उतना प्रेशर नहीं है. राइट, ओके, आई सी व्हाट यू मीन. बिकॉज यू डोंट हैव दोज काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स की अरे 25%, 30% IRR आपको दिखाना ही है. ऑफ कोर्स दे वांट टू डिलीवर द बेस्ट IRR, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग एज अ PE फंड. बट प्रेशर वाइज इट्स स्लाइटली बेटर. और एक और चीज़ आपने बोला कि जैसे मेरा डील हो गया किसी के साथ, ठीक है, उसको मैनेज भी करना है. जैसे मानो 7 साल तक उसमें इन्वेस्टेड रहे, तो उसकी देखभाल कौन करेगा डील की, कि भाई वो आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया, आर दे डूइंग व्हाट दे वर सपोज्ड टू डू? सो जनरली इट्स डील टीम. ओके, बट लेट्स से अगर आप एक बायोट फंड में काम करते हो तो उनका एक सेपरेट ऑपरेशनल टीम भी होता है. राइट, ओके. तो ऑपरेशनल टीम का काम होता है, जैसे ही डील हो गया उसके बाद ऑपरेशनल टीम वो टेक केयर ऑफ कि क्या चल रहा है, जो गोल्स बनाए थे वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. लिटरली दैट ऑपरेशनल पर्सन इज देयर इन ऑल द बिग मीटिंग्स ऑफ द कंपनी whenever it comes to taking crucial decisions. So डील टीम के कुछ लोग होते हैं और ऑपरेशनल टीम का कोई लीड होगा जो पूरे ऑपरेशंस को लीड कर रहा होगा. ओके, ठीक है. ओके नंदिनी, एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी थी कि PE फर्म्स में अब AI आ गया है. अब जो काम आप करते थे, या आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हो या मार्केट रिसर्च कर रहे हो, तो AI उसको कितना हेल्प कर रहा है अभी? So it varies from firm to firm. For the longest time एवरी फर्म हैड देयर स्पेसिफिक AI टूल. मतलब कोई भी आपको ऐसे ChatGPT नहीं डाल देगा कि आप ChatGPT कर लो, बिकॉज कुछ रिजर्वेशंस होते हैं एंड द डेटा इज सुपर कॉन्फिडेंशियल इन प्राइवेट इक्विटी, इनफैक्ट इन एनी फाइनेंस कंपनी. तो शुरू में ऐसा था कि उनके जो प्राइवेट मॉडल्स हैं वो थोड़े आउटडेटेड हैं. ChatGPT पे फीचर आ गया कि आप इमेज अपलोड कर दो, PDF अपलोड कर दो, बट आपकी कंपनी का जो AI है उसमें फीचर ही नहीं है. तो ऐसी चीज़ें बहुत होती थी. बट इन द लास्ट 1-2 years देयर इज समथिंग कॉल्ड रोगो. सो रोगो एक ऐसा AI टूल है जो एक्चुअली एक एक्स बैंकर नहीं बनाया है. एंड नाउ ऑल दीज प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स आर यूजिंग इट. राइट. सो लाइक JP Morgan uses Rogo, GIC, Blackstone, all of these firms would be using Rogo. My brother is in JP Morgan, so I know that Rogo is being used.
सो रोगो का अच्छा बात क्या है, जब आप ChatGPT वगैरह ये सबसे करते हो तो हेलुसिनेशन के चांसेस बहुत होते हैं. वो एनुअल रिपोर्ट से नंबर नहीं आ रहा, किसी रैंडम आर्टिकल से आ रहा है, फिर आप वेरीफाई नहीं कर सकते. एंड अगर आप एक पी फर्म में हो तो आप ये सब रिस्क नहीं ले सकते. एग्रीड. सो रोगो की वजह से रिसर्च और बेंचमार्किंग हैज़ बिकम क्वाइट गुड. ओके. थोड़ा बहुत चेक तो अभी भी करना ही पड़ता है, वो हमेशा ही रहेगा. सो आई थिंक जो आपका एक ग्रंट लाइक फालतू का जो क्लरिकल वर्क होता है, जो आपको फालतू लगता है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, सो दैट इज़ बिकमिंग बेटर. एंड लाइक कंसल्टिंग हो गया, प्राइवेट इक्विटी, ये लोग एक फर्म हायर करते थे. लाइक वन वॉज पेंगुइन, और भी सबका अलग अलग हो सकता है. उनका काम क्या होता था कि लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन समथिंग जिसके लिए आपको सारे कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट पे जाना है, उनके मैनेजमेंट का नाम नोट करना है, मैनेजमेंट का प्रोफाइल डालना है. अब आप सोचोगे कोई भी कर सकता है, तो ऑफकोर्स मैं अपने टाइम्स पे क्यों लगाऊं. तो ये जो पेंगुइन जैसी फॉर्म्स होती थी, हम उनको टास्क डेलीगेट करते थे, वो फिर आर्ली चार्ज करते थे और हमें आउटपुट देते थे. एंड कई बार आउटपुट उतना अच्छी क्वालिटी का होता भी नहीं था और खुद से करना पड़ता था. नाउ विद AI यू डोंट नीड टू डेलीगेट इट. आपने क्लॉड को एक टास्क दिया, लाइक ऑफकोर्स क्लॉड अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं लोग, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल. लाइक रोगो को आप टास्क दे सकते हो और ये हो जाएगा. बट व्हेन इट कम्स टू लाइक कि अच्छा AI एम्प्लॉयज़ रिप्लेस कर रहा है, नहीं. दैट इज़ वेरी फार इन फाइनेंस, जो मुझे लगता है, बिकॉज डेटा इज़ एवरीथिंग. तो उसके लिए यू नीड टू हैव समवन जो पूरा गारंटी लेगा कि जो डेटा है वो सही है. या एब्सोल्युटली. ठीक है. एक और चीज़ जो आप हमने शुरू में डिस्कस करी थी कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग से PE फर्म्स में मूव करना इज़ क्वाइट ईजी, क्योंकि काफ़ी सारा काम एक तरह से इंटरव्यूइंग का हो चुका है अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग बैकग्राउंड से आ रहे हो. अब आपने BCG में काम करा था, ठीक है, और GIC दोनों में काम करा है. तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें करियर वाइज कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो वो क्या बोलोगे? और आपका फिर फाइनली मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा, दोनों में से आपको पर्सनली कहाँ मज़ा आया? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड नॉट से कि कंसल्टिंग के बाद ईजी है, आई वुड से ईजियर है एज कम्पेयर टू अदर राउट्स. कंसल्टिंग में भी वो कम से कम 100 उनको CV मिल जाते हैं, जिसमें से वो हायर एक को करते हैं. बट इट्स लाइक कि शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा आपका अगर कंसल्टिंग है. नाउ लेट्स कम टू कंपैरिजन. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेरेबल है नहीं, बिकॉज द लेंस फ्रॉम विच यू ऑपरेट इज़ वेरी डिफरेंट. कंसल्टिंग में क्या है, क्लाइंट है, क्लाइंट को एडवाइस करना है, और हो सकता है आप एग्जीक्यूशन भी कर रहे हो, बट आपका खुद का पैसा नहीं लगा हुआ है. एंड द फीलिंग्स चेंज व्हेन इट्स योर ओन मनी वर्सेस इट्स समवन एल्सेस मनी. ठीक है. आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट क्रैक हो गया कंसल्टिंग में, तो आपको फीस तो मिलेगी आर्ली बेसिस पे. मैं ये नहीं बोल रही ख़राब काम करते हैं, अच्छा भी करते हैं, बट इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, आपका कुछ जा नहीं लाएगा. इट्स नॉट दैट कि पैसे डाल दिए और वो पैसा ज़ीरो हो जाएगा, इवेंचुअली पैसा आने वाला है. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस पर्सपेक्टिव आई फील कंसल्टिंग में जितना ओनरशिप से लोग काम करते हैं और जितना डेप्थ से लोग काम करते हैं, दैट इज़ लेसर एज कम्पेयर टू प्राइवेट इक्विटी. ठीक है. लाइक प्राइवेट इक्विटी में व्हेन यू आर आस्क्ड कि अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, द आंसर यू गिव इज़ 9.8%. इन कंसल्टिंग इट वुड बी 8 to 10%. राइट. Consulting में we always talk in terms of ranges, but PE it has to be decimal. So when I actually got into private equity, one of the seniors said that Nandini, you would need to learn some things from consulting. Right. Okay. कुछ चीज़ आपको learn करनी पड़ेंगी, because mindset matters a lot. हर जॉब का, हर करियर का एक mindset होता है. So private equity is all about very precise, very accurate, no scope that you can commit mistakes. Consulting is ठीक है range. अब मार्केट साइज जब बताते हो कंसल्टिंग में, you can say that 100 to 120, 100 to 150 million. In private equity, it has to be like 158 million. Like that's the kind of accuracy we want to reach at. So that was about ownership and accuracy. Second, I mentioned earlier as well, is the exposure. So senior level पे ठीक है, कंसल्टिंग में आप CMO, probably CEO के साथ भी कुछ मीट हो जाएगा. बट लाइक द वेटेज यू हैव, राइट, बिकॉज कंसल्टिंग में वो आपका क्लाइंट है, आप उसको सर्व कर रहे हो. सो यू हैव टू बी लाइक मोर हम्बल. हम्बल इज़ प्रोबेबली नॉट द राइट वर्ड, बट लाइक यू अंडरस्टैंड द वेटेज कि आप जिस तरीके से प्राइवेट इक्विटी में ऑपरेट करते हो कि हम तुमको पैसा देने वाले हैं. सो यू हैव टू गिव सो एंड सो इन्फॉर्मेशन. सो ऑफकोर्स द वेटेज इज़ गुड, क्योंकि उनको लगता है कि इनसे पैसा मिलने वाला है. कंसल्टिंग में ऐसा है कि हमें सर्व करना है, कौन सी चीज़ है जो क्लाइंट को ज़्यादा पसंद आएगी. सो वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट प्लीजिंग द क्लाइंट. राइट. सो वो माइंडसेट रहता है. एंड कंसल्टिंग में इट वाज अ लॉट अबाउट मेकिंग ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस. सो दैट इज़ लाइक द स्टैंडर्ड कि अगर आप कंसल्टिंग में काम कर रहे हो, प्रेजेंटेशन दिखनी तो चाहिए ही अच्छी. एंड ऑफकोर्स साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर कोई चीज़ साफ़ सुथरी अच्छी दिख रही है
तो फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया हो जाएगा और सामने वाले का मन करेगा पूरा देखने का। एंड अगर आप कुछ मैसेज लेके जाओगे तो मन नहीं करेगा। तो मुझे पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस था कि कंसल्टिंग में पीपीटी वगैरह बनाने में ये सब में बहुत टाइम जाता था एज़ कम्पेयर टू द टाइम यू स्पेंड ऑन एनालिसिस। बट द सैड पार्ट इज़ कि मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट जॉब्स हैव दिस रियलिटी कि ये सब काम होते ही हैं, डॉक्यूमेंटेशन, मेकिंग प्रेजेंटेशंस। और फिर भी प्राइवेट इक्विटी में क्या है, आप ये सब फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हो, इंडस्ट्री रिसर्च कर रहे हो। सो द बेस्ट पार्ट वाज कि आप जितना डेप्थ अपना डेवलप कर लेते हो किसी इंडस्ट्री पे। अच्छा, अगर मैंने आईपीएल पर रिसर्च किया सो मुझे सब कुछ पता है, आईपीएल का बिजनेस मॉडल पता है, कितनी टीम्स हैं वो पता है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, नेक्स्ट चीज़ क्या होने वाली है। यू फाइंड आंसर्स टू एवरीथिंग। कंसल्टिंग में भी इंडस्ट्री रिसर्च होता है, बट आई फील द डेप्थ इज मोर इन प्राइवेट इक्विटी। राइट। सो मतलब लर्निंग वाइज अगर आप देखोगे, यस, तो अगर आपको डीप जाना है Yeah. तो पी इज द वे टू गो। यस, और उतना डीप नहीं जाना है तो फिर आप कंसल्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग इज देयर। yeah, I mean the perspective is different. You might actually learn how to sell yourself better in consulting. And consulting में networking ज़्यादा अच्छा होता है because एक कंसल्टिंग फॉर्म में 200-300 लोग मिनिमम काम करते ही हैं। सो कंसल्टिंग के पार्टीज़ होते हैं। आपने किसी केस पे अगर 3 से 6 महीने काम किया है तो देयर इज बीसीजी में उसको सीटीओ बोलते थे, केस टीम ऑफ साइट। Right. इसमें आपकी पूरी टीम फ्राइडे टू संडे एक लोकेशन पे जाएगी। फॉर एग्जांपल एक बार हमारा श्रीनगर में हुआ था सीटीओ, तो वो सब चीज़ें काफ़ी होती थी। एक एनुअल ऑफ साइट होगा जिसमें जैसे गोवा लेके जाता है बीसीजी, तो वहाँ पे आप जाओगे एंड यू विल मीट ऑल द बीसीजीओज। सो यू कैन मेक लाइक मोर फ्रेंड्स। बट फंड में वो 11 से 20 लोग होते हैं, उसमें भी 5-6 आपका सीनियर लेयर हो जाएगा, फिर देन नीचे धीरे धीरे वो लेयर आएगा। सो आई फील पी फंड में फ्रेंडशिप्स वाला स्कोप उतना थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। लाइक I think I really made good friends when I was at BCG. Okay, okay. So more happening is BCG, right? Yeah, happening is BCG. BCG, okay. और the Yeah. consulting, management consulting. अच्छा, salary wise क्या फ़र्क रहेगा? So salary was like I mentioned, like to like अगर compare करें, अगर आप McKinsey, BCG, Bain किसी भी consulting firm में हो and then you move to a global PE fund like Blackstone, Warburg, Carlyle, then the difference would be around 4 to 4.5x. तो You बहुत will make ज़्यादा 4x डिफरेंस है, more. बहुत ज़्यादा Yeah. डिफरेंस है मनी वाइज। Yeah. राइट, ओके ओके। एंड आपको पर्सनली दोनों में से कहाँ ज़्यादा मज़ा आया? मतलब अगर आप पूरा देखते हो तो कहाँ पे ज़्यादा आपने एंजॉय किया? आई थिंक पहली बात है कंपेरेबली नहीं है। लाइक मुझे लगता है कि लर्निंग के बेसिस पे आई हैड मोर लर्निंग इन प्राइवेट इक्विटी। बट अगर आप उसका फन साइड, आप उसका पूरा नेटवर्किंग साइड, वो सब अगर कंबाइन कर दोगे देन बीसीजी वाज मोर फन। राइट, ओके, Yeah. ठीक है, ओके। कुछ मेरे पास कोई क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है? आपके लिए व्हाट मैटर्स, यू टेल मी, ओके? ओके, MBA और CA? सीए। एनी स्पेसिफिक रीज़न? So standalone MBA, like I feel if you have already done CA and good rank, then you probably doesn't need MBA. But अगर आप शुरू से शुरू कर रहे हो तो अभी मैं लोगों को ये एडवाइस करती हूँ कि CA में 5 साल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है बनोगे कि नहीं। हाफ CA बन गए तो भी उतनी कोई अच्छी फायदा जॉब नहीं नहीं है। मिलेगी। Agreed. तो सेफर ऑप्शन अब मुझे MBA लगता है। राइट, राइट, Yeah. ओके, Like I don't think it's either or. It depends where do you stand in your journey. राइट। मुझे लगता है पर्सनली कि MBA तो करना ही चाहिए। When I did my MBA, the perspective completely changed. मतलब जो 2 साल आप करते हो वो अलग ही लेवल की चीज़ है जो आपको फील करके ही, मतलब करके ही पता लगेगा। आई फील इट्स मोर एक्सपीरियंस बेस्ड। मतलब अगर किसी ने बीकॉम वगैरह अच्छी जगह से किया है और उसने सीए भी कर लिया, देन आई थिंक इट्स वर्थ थिंकिंग इफ एमबीए इज वर्थ इट और नॉट। एंड आई थिंक दैट answer also changes when you are thinking of an Indian MBA versus a foreign MBA. 100%. Because you need to think of an ROI as well. 100%. That Yeah. I agree. That I agree. Consulting और private equity, I think आपने आंसर कर दिया उसको। Yeah, I already answered. Degrees or skills, what matters the more? Unfortunately, if you want to stay in corporate, degrees matter more as a starting point. Yeah. But eventually you need skills You need skills to sustain the job, but you need degree to acquire to the get job. in there. अच्छा, PE firm or startups, where would your interest be? Like the current version of Nandini would be interested in startups more because that's where the activity is happening. You are focusing on building. So private equity में आप analysis वगैरह सब कुछ कर लेते हो. You know ये कंपनी कैसे काम कर रही है ये वो. बट अगर आपको कुछ बिल्ड करना है, इफ यू आर मोर ऑफ बिल्डिंग काइंड ऑफ पर्सन कि क्या नया चल रहा है, यू गेट दैट कल्चर इन स्टार्टअप. Absolutely. Would you rather be founder or investor? कहाँ ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा? फाउंडर. मनी से ज़्यादा, मतलब कुछ खुद का बनाना, मीनिंगफुल, खुद का क्रिएट करना. समथिंग इम्पैक्टफुल. राइट.
अच्छा, ये थोड़ा सा फाइनेंस का क्वेश्चन है, SIPs और डायरेक्ट स्टॉक्स, आपके लिए क्या आपको? I actually do both. You do both. But I think in today's time, SIPs would be better, or I would say index funds or ETFs. Right. I think saw one of your LinkedIn post on Suits, the web series जो आई थी, Harvey, Mike, etc. Have you seen Lincoln Lawyers? No, I haven't. Okay. Maybe then this question is Okay. not valid, but you should watch Lincoln Lawyers. बहुत अच्छा कोर्ट रूम ड्रामा है. Okay. वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग है. That's why I love it. मैंने पूरा देखा, अभी उसका रिसेंट सीजन भी आया था. How many seasons are there? I think 4 या 5 हैं. I can't Okay. remember, but it's a binge watch for me because it's a problem solving. और of course वो dramatize किया जाता है उसको बहुत अच्छे से. But it's like, I think it's not possibly as good as Suits, but Okay. मतलब उसी लेवल का है. There is an intellectual thing in that. अच्छा, तो coming back to Suits, my last question, Harvey और Mike, 2 कैरेक्टर थे उसमें. Yeah. आपका फेवरेट? Harvey. Actually, like initially I liked Mike more, but towards the end, I just felt no, like I like Harvey more. And like क्यों, ऐसा क्यों लगा? Like all his strategy and the way he figured out things. Like he hired Mike based on his skill. That the main point that because of which he hired Mike was कि उसका photographing memory था. कुछ पढ़ लिया, that's good, and he picked the right person. And even if you go throughout the season, throughout the series, there are some decisions which he ends up making. And I feel that are more mature than the decisions that Mike made in between. So yeah, that's why. Brilliant. मुझे हार्वी इसलिए पसंद है कि he was the deal closer. Yeah. जिस तरह से वो और लास्ट में जैसे उसने Like the close किया, maturity and the charm that he had through the series, that was great. of course वो उसका एक्सपीरियंस झलकता था Yeah, उसकी चीज़ों experience में. झलकता था. नंदिनी, थैंक यू सो मच. PE फर्म्स के बारे में, कंसल्टिंग के बारे में डिस्कस करके, इट्स ब्रॉट माई एनालिसिस डेज बैक व्हेन आई यूज्ड टू बी अ बिजनेस एनालिस्ट बैक इन 2009-10. Yeah. आई होप मेरे व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ इसमें नया सीखने मिला होगा. नंदिनी के चैनल्स हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आप जाके फॉलो कर सकते हो. फाइनेंस के ऊपर भी बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करती हैं. डू गिव इट ए go and review and see if you like it. Thank you so much. Yeah, thanks a lot for having me today. And I think I also like went back to my consulting and private equity days when I was talking to you. So thanks a lot for having No, me. that's my pleasure. Thank you so much. Thank you. दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए. और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है. और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.